हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल आए नहीं आप में से भाई बहुत सारे लोग, ऐसा क्यों? पढ़ाई कर रहे थे? ओके, चलो। अच्छा, एक बच्चों, आ, अगली क्लास में हम टेस्ट डिस्कस करेंगे जो आपका पिछले वाला था, ठीक है? और आगे से बच्चों ये ना रूल है, बस मतलब जो भी टेस्ट से अगली क्लास होएगी उसमें पक्का से वो टेस्ट डिस्कस होएगा ही, ठीक है? तो मतलब आपने लेके ही आना है जो भी अपनी क्लास होएगी मंडे को या जब भी। टेस्ट का टाइम होगा आपका जैसे 1 से 5 टाइप्स, मतलब आप 1 से 2 बजे के बीच में शुरू कर सकते हो। ओके, तो बच्चों हम करंट चैप्टर का रिकैप लेते हैं, ठीक है? तो इससे देखते हैं बच्चों क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मूविंग चार्जेस की, अनलाइक द प्रीवियस चैप्टर जो कि था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे हम चार्जेस एट रेस्ट की बात कर रहे थे। इस पूरे चैप्टर में हम थ्रू आउट बात कर रहे होंगे चार्जेस इन मोशन की। एंड वो भी तब जब स्टेडी स्टेट आ चुकी है, मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट मोशन स्टार्ट हुई है, मोशन स्टार्ट होके जो एक बार इक्विलिब्रियम बन गया, मतलब जिसके बाद कोई फर्दर चेंजेस नहीं आ रहे, हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। बच्चों मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? आ रही है। तो यहां से करंट की डेफिनेशन बनती है एज डी क्यू बाई डी टी। एंड बच्चों हम यहाँ पे आई को फंडामेंटल मानते हैं, ठीक है? मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशंस के हिसाब से आई इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज को हम लिखते हैं एज करंट अपॉन टाइम। और ये जो डी क्यू बाई डी टी है, दिस इज थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, कि किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से dt टाइम में कितना नेट चार्ज ट्रांसफर हुआ। मतलब dq इज नेट चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। करंट की डायरेक्शन हम क्या मानते हैं बाय कन्वेंशन? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। रियलिटी में वी नो कि जो चार्ज मूव करता है वो कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इज ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
राइट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एक कंडक्टर के अंदर कैसे करंट फ्लो करता है। तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि आयंस तो रेस्ट में हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल फील्ड, वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन्स की मोशन अजीब सी होएगी। इसके अंदर जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होएगी, इन रियलिटी वो कैसी होगी? एक तो थर्मल मोशन होएगी जो कि रैंडम है, प्लस ड्यू टू फील्ड होएगी, एंड साथ में कोलिजन भी हो रहे होते हैं। तो इन सबको कंसिडर करके जो एवरेज स्पीड बनती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, with which electrons move in electric field, इसको हम कहते हैं एज ड्रिफ्ट। मतलब हम ये कहते हैं कि यार सारे कोलिजन्स वगैरह को कंसिडर करके, सब कुछ करके, फाइनली जो इफेक्ट है उसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स एक एवरेज स्पीड से मूव कर रहे हैं। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन बन जाता है बच्चों? ई ई टाउ बाय एम। बच्चों वेक्टर फॉर्म में बताओ, मैंने ये ठीक लिखी है गलत लिखी है? तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, बताओ क्यों बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ये तो हमने ये निकाल लिया कि इलेक्ट्रॉन्स किस एवरेज स्पीड से मूव करेंगे। अब हमें तो ये चाहिए कि ठीक है इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज स्पीड है, अब उसके हिसाब से फाइनली करंट कितना बना। तो जो करंट का एक्सप्रेशन है वो बन जाता है एन ई ए वी डी। तो अब बच्चों यहाँ पे व्हाट इज एन?
n is number density of free electrons. E is of course charge, A is area of cross section, and Vd is the drift velocity जो हमने ऊपर बात की है. नहीं, इन एक्सप्रेशंस में ई को विद साइन नहीं पुट करना बच्चों में, यहां सिर्फ ई का मॉड आएगा. तो एन जो होता है बच्चों, दिस इज गिवन टू यू. तो यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि I upon A is equal to NEVD. तो I upon A क्या होता है? J, करंट डेंसिटी. ठीक है जी. इधर से बच्चों हम एक और एक्सप्रेशन बना सकते हैं, वो है कि अगर हम ये रिजल्ट्स बच्चों हमें आने चाहिए, राइट? ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों रिजल्ट्स हमें आने चाहिए. हमें मतलब कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस आते हैं कि भाई बताओ किसी एक क्वांटिटी को चेंज किया तो दूसरी क्वांटिटी को क्या होगा. फिर यहां से बच्चों हम एक दूसरा एक्सप्रेशन बनाते हैं, NEAVD. को मैं अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन से पुट करूं, उसका मैग्नीट्यूड EE टाउ बाय m, और E को पुट करें हम एज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, तो ये बन गया I इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ बाय m इंटू A इंटू डेल्टा V बाय L. तो यहां से बन गया डेल्टा V is equal to m upon n e square tau into L by A into I. तो ये पूरी क्वांटिटी को बच्चों हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. जो पहले वाली क्वांटिटी है जो सिर्फ कांस्टेंट्स पे डिपेंड करती है, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी. अब बच्चों ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. देखो क्या क्या. सबसे पहले तो सिंपल फंडामेंटल यूनिट्स टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हमने इलेक्ट्रॉन के मास को इतना कर दिया, चार्ज को इतना कर दिया, ठीक है ना, कि रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा, उस टाइप का क्वेश्चन. ठीक है जी. दूसरा क्वेश्चन जो यहां से बन सकता है वो है जो आप सेमीकंडक्टर से कंपेयर करते हो. अगर हम सेम एक्सप्रेशन को कंपेयर करें फॉर कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, क्या फर्क पड़ता है? कंडक्टर्स के केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है,
टाउ कम हो जाता है, कोलिजन ज्यादा फास्ट होते हैं, तो इसलिए ये जो रेजिस्टिविटी है ये बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर्स के केस में, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने खैर अभी किया था सेमीकंडक्टर्स में भी, कि सेमीकंडक्टर्स के केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एन जो है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से हमारे को ये पता चलता है कि क्यों कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है और सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम होती है। इसमें बच्चों कोई भी डाउट प्लीज आस्क। फंडामेंटल जो यूनिट्स डायमेंशंस में नहीं पढ़ते, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनमें से आई इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहां पे कहीं पर भी आपको ई का साइन नहीं पुट करना। जहां होगा मैं बता दूंगा, है ना, कि अगर कहीं पे साइन के साथ पुट होना है तो। हाँ, ये ओवरऑल इफेक्ट्स हैं, यस। नहीं करमन, जो आपने कहा है ना उसमें, जैसे मान लो ये वाला एक्सप्रेशन है, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई टाउ बाय एम, बच्चों बताओ यहाँ पे ई का साइन पुट करना है कि नहीं करना? नहीं करना, है ना? यस। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन होता है? आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो लेट्स रिमेम्बर, एल क्या होता है? लेंथ। जिस लेंथ के लिए करंट फ्लो कर रहा है, एंड ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड होते हैं, कि कुछ चेंज किया तो बताओ कितना चेंज आएगा, या अलग अलग सिचुएशन से कंपेयर करना और बताना कि किस केस में ज्यादा करंट होगा। ठीक है, यहाँ से फिजिकली भी हमें समझ आता है कि भाई जितनी मोटी वायर होगी उतना उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो उतना उसके थ्रू करंट ज्यादा फ्लो करेगा। फिर आ जाता है बच्चों टेम्परेचर वेरिएशन।
टेम्परेचर वेरिएशन में व्हाट डू वी हैव कि R is equal to R naught into 1 plus अल्फा डेल्टा टी। ये रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी हो सकता है, ये रेजिस्टिविटी की फॉर्म में भी हो सकता है। तो जिस भी केस में होगा अल्फा आपको दिया होगा, अल्फा को हम बोलते हैं एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों एक बार मुझे बताओ यहाँ पे आर नॉट क्या है, आर नॉट या रो नॉट क्या है? मतलब इनिशियल मतलब क्या T इक्वल टू 0 या जो भी इनिशियल टेम्परेचर है? बताओ बच्चों, ये T इक्वल टू 0 वाली है या जो भी इनिशियल टेम्परेचर है वो वाली रेजिस्टेंस है? इट इज जस्ट इनिशियल, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी। मतलब इसका T इक्वल टू 0 से कोई लिंक नहीं है, मतलब बाई चांस इनिशियल टेम्परेचर ही T इक्वल टू 0 दिया हो तो अलग बात है। बट दिस इज अदरवाइज जस्ट द इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चों मुझे बताओ व्हाट इज ओम्स लॉ? फिर कुछ लोग गलत लिख रहे हो क्या? ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर है? नो, ओम्स लॉ है V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है। और बच्चों अब तो जैसे हमने सेमीकंडक्टर्स पढ़ लिया है, अब आप और अच्छे से इस बात को समझ सकते हो कि जैसे अगर मैं एक कंडक्टर के केस में V वर्सेस I ग्राफ प्लॉट करूं, वर्सेस जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल एक सेमीकंडक्टर के लिए V वर्सेस सेमीकंडक्टर में, चलो हमें पता है कि हम ऐसे नहीं बनाते, हम ऐसे बना देते हैं I वर्सेस V। तो कंडक्टर के लिए इट विल बी लाइक दिस, सेमीकंडक्टर के लिए हमें पता है कि इट इज लाइक दिस। ठीक है। तो विच फॉलोज ओम्स लॉ? ये वाला कंडक्टर। भाई ओम्स लॉ फॉलो करने का मतलब है कि किस केस में अगर हम V वर्सेस I ग्राफ बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। V इक्वल टू आई आर तो कहीं पे भी लग सकता है, राइट? क्या V इक्वल टू आई आर आप सेमीकंडक्टर पे लगा सकते हो?
यस, आप किसी भी इंस्टेंट की वोल्टेज डालो, किसी भी इंस्टेंट का करंट डालो, तो उस इंस्टेंट की रेजिस्टेंस निकल आएगी। तो V इक्वल टू आई आर तो हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन V प्रोपोर्शनल टू I वही एप्लीकेबल है जहां ओम्स लॉ फॉलो करता है कुछ। तो इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ओम्स लॉ का मतलब ही ये है कि मतलब ध्यान से समझो, ओम्स लॉ का मतलब ये नहीं है कि आपको वोल्टेज पता है, आपको करंट पता है तो आपने रेजिस्टेंस निकाल दी, या वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है तो करंट निकाल दिया। मतलब एक वैल्यू से नहीं पता चलता कि ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं। ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? अगर हम एक पूरा ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ से देखेंगे कि भाई हाँ जी, वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल है या फिर नहीं है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ठीक है जी। इसके बाद बच्चों आता है रोल ऑफ बैटरी। कोई बताओ मुझे फटाफट अनम्यूट करके, रोल ऑफ बैटरी क्या होता है सर्किट में? तो मतलब यस, रोल ऑफ बैटरी इज टू मेक चार्जेस फ्लो या टू maintain current in the circuit. And how does the battery do this? बच्चों अगर नोट्स रिवाइज किए हैं तो सीधा सीधा ही मिल जाएगा। ये बात पता पता होगी। 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स देखे थे बच्चों हमने। एक था by maintaining potential difference between terminals, और दूसरा क्या था? यस, दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ एक होगा तो अभी चलो समझते हैं क्या होगा। मूविंग चार्जेस फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इनसाइड द सेल। मुझे बताओ बच्चों, अगर दूसरा पॉइंट नहीं होगा तो क्या होगा?
तो फिर क्या हो जाएगा, बस सेल्स जो चार्जेस हैं वो बस कुछ देर के लिए यहाँ मूव करेंगे, फिर सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, फर्दर चार्जेस की मोशन को रिपेल करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, बस बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए इनिशियली चार्जेस मूव करेंगे और उसके बाद चार्जेस मूव करना बंद कर देंगे, राइट। तो अगर आपको कंटिन्यूअस करंट मेंटेन रखना है तो इट इज नेसेसरी कि सेल के अंदर वो चार्ज लो से हाई जाए। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? और ये जो चार्ज लो से हाई जाता है, यहीं से बच्चों हमारे पास एक टर्म आ जाती है जिसको हम कहते हैं एज ईएमएफ। ठीक है, तो याद करो हमने डिस्कस किया था कि भाई नाम ईएमएफ है, जिससे लग रहा है कि एज इफ इट इज सम फोर्स, बट इट इज नॉट अ फोर्स, रादर इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, वर्क डन। तो दिस इज वर्क डन अपॉन चार्ज। और एक कौन सा वर्क डन है, जो चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक मूव किया। इनसाइड द सेल। करेक्ट। तो इसके यूनिट्स बन जाते हैं एज वोल्ट। तो यहां से आता है बच्चों रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसके बच्चों आपको याद होगा 3-4 केसेस थे। भाई पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का तो मतलब सिंपली ये है कि जो सेल के दो टर्मिनल्स हैं उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। तो क्या क्या रिलेशन है बच्चों, याद करो। पहला था ओपन सर्किट, मतलब सेल को आपने एक ऐसे सर्किट के अंदर लगाया हुआ है जहां कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। इसमें क्या रिलेशन था, डेल्टा वी इक्वल टू ई। दूसरा था डिस्चार्जिंग सर्किट। डिस्चार्जिंग सर्किट का क्या मतलब है, करंट coming out of पॉजिटिव टर्मिनल। इस केस में डेल्टा वी इज ई माइनस आई आर। फिर व्हाट इज आर इंटरनल रेजिस्टेंस। रेशियो उल्टा लिखा है आपने। सी क्या होता है, चार्जिंग सर्किट। इसको शो भी कर देता है ना डिस्चार्जिंग सर्किट, कि लाइक दिस करंट ऐसे निकल रहा है।
Next is charging circuit. जिसमें कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है। तो इस केस में बन गया डेल्टा V इक्वल टू E प्लस आई आर। और अगला कौन सा होता है बच्चों? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है? जब हमने ऐसे एक सेल को स्ट्रेट वायर से कनेक्ट कर दिया, उसके दोनों एंड्स को, इसमें क्या हो जाता है बच्चों? डेल्टा V इक्वल टू 0। तो इस केस में बच्चों हम ग्राफ्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे करंट और खैर यहाँ तो सेंस ही नहीं बनती क्योंकि यहाँ तो करंट है ही नहीं। अगर हम डेल्टा V वर्सेस R ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ बच्चों इस तरीके का बनेगा, राइट। यहाँ पे ये y एक्सिस पे ये क्या वैल्यू हो गई? E। x एक्सिस वाली वैल्यू क्या हो गई? E बाय R। तो इसको एक बार ध्यान से देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्लोप क्या है बच्चों इस ग्राफ की? वन बाय आर कैसे हुई? आर ही हुई ना, आई का कोफिशिएंट। बच्चों सिंपल कंपेयर करो, y इक्वल टू मतलब माइनस आर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो ना, किसी ने भी ठीक नहीं लिखा। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या डिपेक्ट कर रहा है? ये ऊपर वाला केस कौन सा है? ओपन सर्किट। ये नीचे वाला यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? शॉर्ट सर्किट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये कहीं और भी आया था ऐसा कुछ? जहां हमने ग्राफ में लिखा था ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट।
हाँ बच्चों। बताओ कहाँ पे लिखा था ऐसा कुछ, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट? ऐसे ही एससी करके ही लिखा था मैंने। सोलर सेल, यस वेरी गुड। सोलर सेल में जो हमने उसका ग्राफ बनाया था, वहां पे हमने डिनोट किया था ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट, वी शॉर्ट सर्किट आई ओपन सर्किट, ऐसा कुछ। याद आया कुछ? बोलो भाई बच्चों, कुछ आया याद? तो ये वाला पार्ट भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ओके। इसके बाद बच्चों एक पार्ट आता है, कलर कोडिंग। दिस बच्चों, ये वैसे तो ये कट गया है सिलेबस से, बट आई विल सजेस्ट कि स्टिल कर लो। बहुत छोटा सा पार्ट है ना? मतलब इतने से पार्ट के लिए इसको छोड़ो मत, क्योंकि मतलब एटलीस्ट फिर आपको साइकोलॉजिकली ये तो रहेगा कि मतलब कि जैसे अपना इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, करंट हो गया, इनमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है ना जिसमें कोई अपना 1% भी कोई रिस्क होगा। मतलब इसको छोड़ो मत। एक वो टेबल ही है, एक वैल्यूज है जो याद करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब अभी तक मतलब लास्ट ईयर ही था जब पहली बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया, तो मतलब रिलेटिवली न्यू टॉपिक है। तो मतलब कर लेना चाहिए, नो हार्म। और हाँ जी, ये जो चार्जिंग सर्किट होता है, इस केस में कैसा ग्राफ बन जाता है? डेल्टा वी और आई का, लाइक दिस। बस सिंपल सी बात है, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, वहां स्लोप नेगेटिव है, उधर प्लस, यहाँ प्लस आ गया, वहां माइनस आ गया था। हाँ। ओके।
अच्छा, इसके बाद अगला पार्ट आता है किरचॉफ्स लॉज। मैं उसका एक बार आपको नोट से ही सीधा सीधा रिकैप देता हूँ। किरचॉफ्स लॉज में क्या कुछ था बच्चों? सबसे पहले आता है करंट लॉ। करंट लॉ इज वेरी इजी। क्या करना है, बस जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही उससे निकलना चाहिए। ठीक है जी। ये किस पे बेस्ड होता है? दिस इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों ऐसा करते हैं, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, है ना, मैं उनको आई विल बी हाईलाइटिंग देम। तो मतलब दोज यू कैन नोट, और जो भी आप करना चाहो उसका। तो एक तो ये याद रखना है कि फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन में आप कोई गलती नहीं करोगे, पक्का है, वो तो सबको आती है। याद रखने वाली बात ये है कि इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। दूसरा है वोल्टेज लॉ। इसमें याद रखना है कि दिस इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। मैं एक बार क्विकली बता रहा हूं कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, ताकि कोई भी गलती ना हो, जस्ट इन केस किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो। तो व्हाट वी डू इज, हम सर्किट के अंदर किसी भी एक साइड से करंट को शो करते हैं। जैसे कि आप अगर देखो तो ये लेफ्ट साइड वाले फिगर में, मतलब लेफ्ट साइड वाला जो लूप है उसके अंदर हमने शो किया एक्स करंट। तो वो एक्स को लेके जाते जाओ आगे, जैसे ऊपर जॉइंट आ गया वहां से डिवाइड कर दो। तो मान लो वाई नीचे चला गया, ऊपर राइट साइड एक्स माइनस वाई हो गया। ठीक है। फिर इसको नीचे ले आओ। नीचे हम देख सकते हैं कि एक तरफ से y आ रहा है, एक तरफ से x माइनस वाई आ रहा है। तो वापस x करंट पहुंच रहा है। तो चेक कैसे होता है कि जितना करंट आपने पॉजिटिव टर्मिनल से भेजा था उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल पे वापस आना चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो भी सर्किट के अंदर लूप्स बन रहे होते हैं, हम उन लूप्स के अलोंग मूव करते हैं। एंड व्हाट वी राइट, हम लूप के अलोंग मूव करते हुए वी राइट टर्म्स ऑफ पोटेंशियल गेन एंड पोटेंशियल ड्रॉप। जहां गेन होगा वहां प्लस लिखेंगे, जहां ड्रॉप होगा वहां माइनस लिखेंगे। तो हम, ये है मेन पार्ट, राइट, जो हमें याद रखना है कि कैसे जब हम मूव करते हैं तो हम अलग अलग टर्म्स लिखते हैं। कि अगर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो आप ई लिखोगे, पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो माइनस ई लिखोगे। अगर आप एक रेजिस्टर को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्रॉस करते हो तो माइनस आई आर लिखना है। अगर ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट लिखते हो तो प्लस आई आर लिखना है। अब बच्चों, क्योंकि हम सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, अब हम और क्वांटिटीज भी लिख सकते हैं। कि जैसे और भी कई चैप्टर्स में हम किरचॉफ्स यूज कर लेते हैं। जैसे कैपेसिटर है, अगर कैपेसिटर में आप उसकी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट मूव कर रहे हो, एक बच्चों मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे मूव कर रहे हैं, इसका करंट की मोशन से कोई लिंक नहीं है। ठीक है। मतलब हम खुद मूव करते हुए के हिसाब से लिख रहे हैं। तो जब हम ऐसे मूव करते हैं, बताओ इस केस में क्या टर्म बनती है? अक्षता बताओ। दोनों अक्षता और कशिश आ जाए की है। कशिश बताओ।
बताओ भाई, इतना तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। अक्षता, कशिश, यूट्यूब देख रहे हो क्या साथ में? तो बोलो फिर। अक्षता बोलो। दोनों अक्षता बोलो। अरे नहीं याद तो बोलो, नहीं याद, कुछ तो बोलो। ना क्वेश्चन है, जब हम कैपेसिटर के अक्रॉस मूव करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, तो किरचॉफ लॉ लगाते हुए क्या लिखते हैं हम? यहाँ पे हम माइनस क्यू बाई सी लिखते हैं। और बच्चों कहाँ अप्लाई होता है? इंडक्टर के लिए। इंडक्टर में क्या कंडीशन थी? कि कि हम जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहे हैं, हम उसी डायरेक्शन में बैटरी दिखाते हैं और उस बैटरी को लिखते हैं एज माइनस एल डी आई बाई डी टी। इंडक्टर के केस में हमें जरूरत नहीं पड़ती किरचॉफ लगाने की। जनरली, बट कैपेसिटर वाले केस में तो पड़ सकती है। तो वहां पे माइनस क्यू बाई सी हमें याद होना चाहिए। तो हम बच्चों ये टर्म्स लिखते हैं और इन टर्म्स का एक लूप के अक्रॉस जो सम होता है उसको जीरो कर देते हैं। तो और हम एक पॉइंट से शुरू करते हैं, उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखा वी ए। और अब दो तरीके से बच्चों अप्लाई होता है किरचॉफ। एक होता है कि आप ए से शुरू करके किसी और पॉइंट बी तक पहुंच गए, तो आपका वी ए आगे प्लस माइनस टर्म्स आई इक्वल टू सम वी बी बन जाएगा। और दूसरा होता है कि आप, मतलब ये कब यूज करते हैं हम बच्चों? जब हमें कोई दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होता है। और दूसरा कब यूज करते हैं हम? जब हम एक पॉइंट से शुरू करके उसी पॉइंट पे वापस आ गए, मतलब हमने पूरा लूप कवर कर लिया। तो फिर कैसा बन जाएगा? वी ए प्लस माइनस करके। एक मिनट बच्चों।
तो दूसरा होता है कि जब आप एक पॉइंट से शुरू करके वापस उसी पॉइंट पे ही पहुंच जाते हो, तो आपका जो टर्म्स है वो इक्वल टू 0 बन जाता है। फिर मतलब आपके पास ऐसा बन जाएगा VA प्लस माइनस टर्म्स इज इक्वल टू VA, तो वो 0 बन जाएगा, राइट? तो एसेंशियली हम इसको कहाँ यूज करते हैं बच्चों, किरचॉफ को? जहां पे हमें मतलब कोई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में सीरीज पैरेलल लगाना हो, जहां पे हम सीधा सीधा हमें मतलब मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जहां पे सीरीज पैरेलल का पता नहीं चल रहा, वहां पे हम ये यूज करते हैं। अदरवाइज तो हम नॉर्मल केसेस में जो हमारे 3-4 केसेस होते हैं उनके हिसाब से हम निकाल लेते हैं कि भाई किस केस में कैसा करंट फ्लो करेगा, राइट? तो एसेंशियली तो दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, या तो करंट पूछा जाएगा आपसे, या आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा बिटवीन टू पॉइंट्स। इसमें कोई भी डाउट बच्चों किरचॉफ में, प्लीज आस्क। कहाँ प्लस माइनस कैसे देखते हैं? ये देखो, इसको हमें कैसे देखना है कि जब आप कोई रेजिस्टर को क्रॉस कर रहे हो, तो वहां पे आपने जो करंट की डायरेक्शन मानी थी, आप उसके हिसाब से करंट की डायरेक्शन के अलोंग क्रॉस कर रहे हो या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हो, ये देखना होता है। तो अगर तो आप करंट के अलोंग आपने क्रॉस किया है तो आप माइनस आई आर लिखते हो, अगर करंट के ऑपोजिट क्रॉस किया है तो आप प्लस आई आर लिखते हो। जैसे अगर हम ऊपर देखें, जैसे अगर हमने इमेजिन करो कि हमने पॉइंट ए से चलना शुरू किया, तो जब पॉइंट ए से हमने ऊपर वाला रेजिस्टर क्रॉस किया 2 वाला, तो हमने करंट भी, आप देखो ब्लू एरो से राइट की तरफ शो किया हुआ है, और हम खुद भी लेफ्ट से राइट ही जा रहे हैं, तो माइनस आई आर आएगा। ठीक है, मान लो मैं ए से सी जा रहा होता, तो ए से सी देखो, हम राइट को जा रहे हैं लेकिन करंट लेफ्ट को जा रहा है। तो इसलिए बच्चों किरचॉफ में मतलब फिगर के अंदर एरोज बनाए होने बहुत जरूरी हैं, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की, कि रेजिस्टर्स को कैसे कैसे कंबाइन किया जा सकता है। तो उसमें हम सबसे पहले जो बेसिक अपना होता है, दो जो तरीके होते हैं वो तो हैं सीरीज और पैरेलल, है ना? उसमें आई बिलीव किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैरेलल में एक वो रिजल्ट्स याद रखना सही रहता है कि करंट कैसे डिवाइड होता है। सबको याद है ऊपर वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा? आई आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू, राइट? मतलब उल्टा आता है ऊपर वाले में,
नीचे वाले की टर्म आएगी, नीचे वाले में ऊपर वाले की टर्म आएगी। और एक पैरेलल में बच्चों ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको मतलब फाइनली रेसिप्रोकल लेना होता है। हम कई बार 1/r की वैल्यू निकाल के ही छोड़ देते हैं। तो अब और जो क्या-क्या इसमें केसेस होते हैं, एक होता है इनफाइनाइट लैडर। इनफाइनाइट लैडर का बच्चों क्या मेथड होता है कि बेसिकली उसमें क्या होगा, एक सिमिलर सर्किट आगे के आगे कंटिन्यू हो रहा होगा। तो आप क्या करते हो, सर्किट को मतलब जैसे उसके जो अलग-अलग लूप्स बन रहे हैं, तो फर्स्ट लूप जहाँ खत्म हुआ, वहां से आपने कट कर दिया। तो अब यहाँ पे लॉजिक क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस ए और बी में होगी, जो पॉइंट्स ए और बी को दिख रहा है कि उनके राइट पे है, बिल्कुल सेम चीज पी और क्यू को भी अपने राइट पे दिख रही है, क्योंकि ए और बी को भी एक अरेंजमेंट दिख रहा है जो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है। पी और क्यू को भी ऐसे ही दिख रहा है कि एक अरेंजमेंट है जो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई मान लो जो रेजिस्टेंस है वो एक्स हो गई, तो उस लॉजिक से जो पी और क्यू के राइट पे रेजिस्टेंस हुई, वो भी एक्स हो गई। तो अब पी क्यू के आगे वाला सारा हटा के उसको एक्स शो कर दिया हमने, और इसको अब सॉल्व कर दिया, राइट। इसमें कोई भी डाउट बच्चों? तो ऐसे केसेस में क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आंसर आएगा, और ऑब्वियसली उसमें जो प्लस वाला है हम वही लेंगे। फिर आता है बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें क्या होता है, क्या दिया होता है, बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ 5 रेजिस्टर्स। सबसे पहली बात, आइडेंटिफाई कैसे होगा, कैसे याद रखना है कि करंट जहां से आ रहा है, करंट दो में डिवाइड होना चाहिए। फिर करंट जहां से फाइनली निकल रहा है, जहां से एग्जिट कर रहा है, उधर भी दो से होना चाहिए। ठीक है। तो और बेसिकली क्या होता है, दो रेजिस्टर्स लेफ्ट पे, दो रेजिस्टर्स राइट पे, और एक रेजिस्टर उनके बीच में। तो इसमें कंडीशन क्या बन जाती है कि अगर लेफ्ट साइड वाली रेशियो राइट साइड वाली रेशियो के इक्वल है, तो बीच वाले रेजिस्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करता। बच्चों नीट लेवल पे तो हम ये मान ही सकते हैं कि अगर कोई रेजिस्टर्स का केस दिया होगा तो 100% वो ऐसा ही होगा। मतलब ऐसे अगर 5 का होगा कि वहां व्हीटस्टोन ब्रिज रेशियो बन रही होगी, क्योंकि रेशियो नहीं बनेगी तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चन सिंपल यही आ जाए कि बताओ जी कि बैलेंस्ड है कि नहीं है ना, उतना तो पूछ ही सकते हैं। अब इस पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहला तो जैसे मैंने आपको बोला, यही आ सकता है कि ये देखना कि बैलेंस्ड है कि नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि कई बार जो फिगर होता है वो सीधा सीधा आपको दिख नहीं रहा होगा कि व्हीटस्टोन है। ठीक है। तो आपको जैसे समथिंग लाइक दिस, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि हाँ जी वो व्हीटस्टोन है कि नहीं है। राइट। तो इसीलिए मैंने कहा था कि क्या याद रखना है कि भाई जहां से करंट आ रहा है
वो 2 में डिवाइड होना चाहिए। उन 2 रेजिस्टर्स के एंड पॉइंट्स के बीच में एक रेजिस्टर लगा होना चाहिए। उन्हीं एंड पॉइंट से आगे 2 रेजिस्टर्स होने चाहिए और उधर से करंट निकल जाएगा। तो एक टाइप के क्वेश्चन हुए जहां हमें आइडेंटिफाई करना है व्हीटस्टोन ब्रिज। दूसरा बच्चों एक केस होता है, याद करो, ये आपके शायद नोट्स में मतलब क्वेश्चंस में आया था, जहां हमने ये बात की थी कि अच्छा ये किया ही था हमने कि अगर हम बैटरी और R5 की रेशो को चेंज कर दें, मतलब की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दें, तो भी वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्याल है? कि अगर ये फिगर है सीधा, ठीक है, तो अब ये आपको समझ आना चाहिए कि इस फिगर में भी ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ना? ये एकदम देखने में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो है ही नहीं। बस हमने किया क्या है यहाँ पे, मतलब क्या करो आप, R5 वाली ई वाली वायर को बड़ा कर दो ऐसे। तो अब देखो ये पूरा व्हीटस्टोन ही बन गया ना। तो बाकी आपने क्वेश्चंस एक्सरसाइज में किए होंगे पक्का। इसके बाद आता है बच्चों एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्सटेंडेड किस तरह हो सकता है? एक तो है कि टुवर्ड्स राइट हो जाए, कि मतलब 5 की जगह और बढ़ जाए। इसमें क्या होगा कि अगर ऊपर वाले तीनों की रेशो R1 रेशो R3 रेशो R5 इज इक्वल टू R2 रेशो R4 रेशो R6, तब जो बीच वाले रेजिस्टर्स हैं उनके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा। एक इस तरह एक्सटेंड हो सकता है। फिर दूसरा तरीका कैसे हो सकता है कि नीचे एक्सटेंड कर दिया, जो नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज था उसके नीचे रेजिस्टर्स लगा दिए। तो यहाँ पे क्या बन गया, R1 रेशो R2 रेशो R3 इज इक्वल टू लेफ्ट में जो तीनों रेजिस्टर्स लगे हुए हैं उनकी रेशो इज इक्वल टू राइट वाले रेजिस्टर्स की रेशो। तो फिर बीच वाले रेजिस्टर्स के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा। जो एक्सटेंडेड पे भी आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया है नीट में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं बच्चों सिमेट्री सर्किट्स। तो सिमेट्री सर्किट्स में बच्चों हमने कुछ टेक्निक्स सीखी थी। अ, जैसे वन ऑफ द टेक्निक्स वाज कि जैसे सबसे पहले तो सिमेट्रिक सर्किट पता कैसे चलता है, जहां पे बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और उन रेजिस्टर्स को लगाकर कोई एक मतलब बड़ा सा फिगर बना हुआ है और उसमें ज्यादातर रेजिस्टर्स जो होंगे उनकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है ना? तो इनमें क्या कंडीशन लग रही होती है बच्चों? क्या बताया था मैंने आपको कि इसमें दो टाइप के हमारे केसेस बनते हैं ब्रॉड, कि एक तो होता है एक्स एक्सिस में सिमेट्री और एक होता है वाई एक्सिस में सिमेट्री। तो जब मैं कहता हूं एक्स एक्सिस में सिमेट्री, इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं और उस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे और ऊपर सारा कुछ एक जैसा हो,
जैसे यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है बच्चों, एक लाइन बनाई हुई है, मान लो इसको एक्स वाई लाइन कहते हैं हम। तो आप देख सकते हो कि एक्स वाई के ऊपर और एक्स वाई के नीचे सारा कुछ एक जैसा है। तो इससे क्या पता चलता है? अच्छा बच्चों, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, वैसे तो आपको अभी तक आइडिया लग गया होगा। मतलब सिर्फ अगर आप सोचोगे ना कि ऐसे नोट्स पढ़ लिए तो कोई फायदा नहीं होगा। उसके साथ-साथ आपको उसके जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से देखने ही पड़ेंगे, स्पेशली दोज़ क्वेश्चंस जिनमें आपके तब डाउट्स आए होंगे, तभी वो चीज़ याद आएगी। अदरवाइज़ तो ये मतलब बस कहानी की तरह लगेगा सारा कुछ, और फिर भूल जाओगे सब। तो अगर ऊपर और नीचे सारा कुछ सेम दिख रहा है, तो ऐसा हो जाएगा कि जितना करंट ऊपर जाएगा, उतना ही करंट नीचे जाएगा। तो उससे ऐसा हो जाएगा कि जो बीच वाले रेज़िस्टर्स हैं, ये जो 2R वाले रेज़िस्टर्स हैं, ये और ये खत्म हो जाते हैं। ये बताओ कि अगर हम बच्चों यहाँ वर्टिकल सिमेट्री की बात करें, अगर हम लाइन AB की बात करें, तो क्या हम ये कह सकते थे कि जो AB को अपने लेफ्ट पे दिख रहा है इस फिगर में, वही AB को अपने राइट पे दिख रहा है? मुझे बताओ बच्चों, यस नो करके, इस फिगर में ऐसा है कि नहीं है? एक वर्टिकल लाइन बनाओ AB, अपना हाथ रखो AB के ऊपर वर्टिकली, तो बताओ उसके लेफ्ट पे जो दिख रहा है और उसके राइट पे जो दिख रहा है, वो सेम है या अलग है? अलग है ना? अगर कहीं जहां मैंने राइट साइड पे 3R लिखा हुआ है, अगर 3R की जगह सिर्फ R लिखा होता, फिर क्या हो जाता? कि जैसा लेफ्ट पे है वैसा ही राइट पे है, फिर सेम हो जाता, फिर वर्टिकल में भी सिमेट्री हो जाती। जैसे बच्चों इसके अगर हम कुछ केसेस देखें, मान लो ये वाला केस है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे क्या कंसेप्ट लग सकता है? लेट अस से हमें बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है, तो क्या मेथड लगेगा? तो आप देखो, अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर एक ऐसे वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, तो बच्चों बताओ ये जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई, क्या इसके लेफ्ट और राइट पे सारा कुछ एक जैसा है? है ना? जैसे ही आपको ये पता चला कि लेफ्ट और राइट पे सारा कुछ एक जैसा है, इससे आपको ये पता चल गया कि जितना करंट ऐसे आ रहा था, कि बेसिकली लेफ्ट और राइट साइड मिरर इमेजेस हैं, तो मिरर इमेजेस करंट की सेंस में भी होंगी, तो जितना करंट लेफ्ट से आ रहा है उतना ही करंट आई ऐसे जाना चाहिए। इससे क्या पता चल गया बच्चों? कि ए पॉइंट पे जितना करंट लेफ्ट से आ रहा था उतना राइट को जा रहा है, तो मतलब
ये जो R2 रेजिस्टर है वो हट गया, ऊपर वाला, उसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, है ना? बस जैसे ही ये एक हटा, आप देखो अब आपका सर्किट आराम से सॉल्व हो सकता है। ऊपर वाली एक ब्रांच आराम से सॉल्व हो जाएगी, ये बीच वाली भी सॉल्व हो जाएंगी। तो सिमेट्री का फायदा ये होता है कि बस कोई ना कोई, मतलब होते बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं बट बीच में कुछ हट जाते हैं, तो फिर आराम से वो जो केस होता है वो सीरीज पैरेलल में ही कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो ये वाला केस है, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? फिर से ऊपर वाली टेक्निक, ये वर्टिकल लाइन के लेफ्ट और राइट बच्चों देखो सेम है सब कुछ, है ना? तो क्या मतलब हुआ, जितना करंट ऐसे मान लो ऊपर से आ रहा है उतना ही इधर गया एक्स, यहाँ तो खैर और कोई ऑप्शन नहीं है, फर्क यहाँ पड़ेगा देखो, कि मान लो इस ब्रांच से ऐसे वाई जा रहा था, तो इधर भी वाई जाएगा। अगर ये लेफ्ट से जेड आ रहा था, तो इधर भी जेड जाएगा। इससे बच्चों क्या फर्क पड़ जाएगा? देखो जहां मैंने दिखाया है जितना वाई है उतना उधर से वाई जा रहा है, क्या मतलब हुआ कि ये ब्रांच को मैं ऐसे अलग कर सकता हूँ, कि बेसिकली वो देखने में जंक्शन है लेकिन असली में वहां जंक्शन जैसा कुछ नहीं हो रहा, इजंट इट? बस जैसे ये एक किया, अगेन आपका देखो पूरा सर्किट सॉल्व हो गया, और कुछ बचा ही नहीं। तो ये बच्चों सीरीज पैरेलल, ये वाला जो पार्ट है ये प्रॉपर विजुअलाइजेशन बेस्ड है, एंड ये मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से है, मतलब अगर आपको इस पे कॉन्फिडेंस नहीं भी आता तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? चलो बच्चों ये नेक्स्ट पार्ट, ये पावर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अगली क्लास में करेंगे। दीपजोत नॉट रिक्वायर्ड, वो वाला पार्ट। आप बच्चों मुझे बताओ कि शीट में कितने क्वेश्चंस हैं करंट में? हाँ बच्चों, करंट वाली शीट में कितने क्वेश्चंस हैं? ठीक है, तो जो 50 क्वेश्चंस हैं वो करने हैं आपने, ठीक है? जो फर्स्ट शीट में 50 क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है? बाकी अपना इसमें जो पावर बचा है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बचा है फिर वो करेंगे, राइट? चलो, और टेस्ट, ठीक है? चलो, ओके बच्चों, बाय।